सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को भारत में मतबर्रक समझे जाने वाले दरियाई गंगा में खुद सपुर्द उसके कर सके। इंडिया ने पाकिस्तान का 91,000 क्यूसिक टन 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चनाब में। नरेंद्र मोदी की तरमीमशुदा स्पॉन्सरशिप पॉलिसी से मुमकिन हो सका है। पानी बंद हो गया, उधर से ब्रह्मपुत्रा के ऊपर उनका, मैंने कहा ना पाकिस्तान जा सकता है मीडिएशन के लिए। कहता है कि पाकिस्तान की तरफ पानी का एक कतरा हम पानी का पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देंगे। कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज हैं वो बहुत टेंस हैं और बहुत ताल्लुकात ख़राब हैं, तो ऐसे वक्त में कोई ऐसा कदम उठाना, अब ये मामला किसी बड़ी जंग की तरफ जाएगा, क्योंकि यकीनन ये सीज फायर तो नहीं है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी बात हो रही है और पाकिस्तान चूंकि ये देख चुका है। और अगर यहाँ पे पानी नहीं बहता इन दरियाओं में तो फिर खून तो बहेगा, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास उसका इलाज नहीं है। और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। यानी कि वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। हमारा खाना पीना, नाना धोना, सब्जी फल सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी सर्वाइवल का मसला है ना। बिल्कुल, अगर पानी नहीं आता तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। अब तो वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज। इंडिया ने आपका 91,000 क्यूसिक वाटर जो है वो रोक लिया है चनाब में। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं रोक सकता, वो रोके जा रहा है। आप कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ सकता, इंडिया पानी छोड़े जा रहा है। यहाँ पे धरना जारी है मगर लाइट का कुछ अता पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्रय दे रहे हैं लोगों को। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े। और हम समझते हैं कि इसी को बुनियाद बनाकर क्यों ना दोनों मुल्कों के बीच आने जाने का रास्ता खोल दिया जाए, गेट खोल दिया जाए और एक दूसरे की तरफ आने जाने दिया जाए। दोस्तों, अब ये धमकियाँ चल रही थी कि भाई इंडिया ने अगर पानी रोक दिया तो ये होगा, इंडिया ने पानी रोक दिया तो वो होगा, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ रही है कि सारी धमकियों को बाईपास करते हुए इंडिया ने जो पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। अब देखिए, सारा तो इंडिया स्टोर नहीं करता, तो कई बार ऐसी भी न्यूज़ आती है कि इंडिया ने जो पानी स्टोर किया था उसको छोड़ दिया है और पाकिस्तान के अच्छे खासे एरिया में बाढ़ आ चुकी है। वो जो भी हो, लेकिन जो धमकियाँ थी पाकिस्तान की वो अब कोई काम नहीं आ रही है कि अगर इंडिया ने पानी हमारा रोक दिया तो ये करेंगे वो करेंगे, वो अब कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, मैं नाम बोल रहा हूँ, लेकिन एक भाई साहब थे जिन्होंने यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान को लेकर स्टेटमेंट दिया था, शायद यूएस के ही थे। उन्होंने कहा था कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि डेडलॉक है। डेडलॉक मतलब कि ना इंडिया कुछ आतंकवाद का जवाब दे पाएगा और पाकिस्तान अपनी हरकतें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है। लेकिन जब से 2014 के बाद मोदी सरकार आई है, उन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को एकदम साइडलाइन कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है जिससे पाकिस्तान का न्यूक्लियर मतलब कि एक मजाक बन चुका है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये 91,000 क्यूसिक है जो पानी बंद किया गया। यानी कि वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। वो दरिया तो वैसे पहले भी बहुत से खुश्क रहते थे। हमने तो लाहौर में कभी जो दरियाई रावी है उसको बहुत ही कम भरे हुए देखा। खैर वो तो थोड़ा सा हटके भी है, उस तरफ जाना कभी कभार होता था, लेकिन अक्सर ये कहते थे जी रावी तो सुक्का पे आ जाए, तो वहाँ पे भी पानी कम ही होता था। लेकिन ठीक है, अब खबर ये है कि जी खबर हमने आपको बता दी कि भारत ने चनाब का पानी जो है वो रोक दिया। लेकिन ये तो ओके हो रहा है ना, ये तो खुलेआम हो रहा है। अब तो वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सब तो वो पहले जो बातें कभी नहीं सुनी थी उनके मुँह से, अब वो भी सुननी पड़ी हैं। लेकिन पानी तो बंद हो रहा है। और ये तो जब जंग नहीं हुई थी स्टार्ट, जो अभी कुछ दिन पहले जंग हुई है, 4 दिन की 3 दिन की, उससे पहले ही पानी रोका गया था उनकी तरफ से और छोड़ा भी गया था, जिसके ऊपर बड़ी वावीला मचा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर क्या कहा गया। फेडरल मिनिस्टर हैं मोइन वट्टू,
उन्होंने कहा इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने तो आपका पानी रोक दिया, आप कह रहे हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुझे समझ में नहीं आती इस बात की। और ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर वैसे ही इधर उधर कहीं स्पीच की होती तो हम बात भी ना करते। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने आपको आपका 91,000 क्यूसिक वाटर जो है वो रोक लिया है चेनाब में। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं रोक सकता, वो रोके जा रहा है। आप कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ सकता, इंडिया पानी छोड़े जा रहा है। जब उसका दिल करता है पानी छोड़ देता है, जब उसका दिल करता है पानी रोक लेता है। आप कह रहे हैं हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये क्या है? यानी ये कोई बात है? आप ये कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है रोक लिया है तो हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, हम इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं कि भाई इसका जवाब हम कैसे देंगे, तो ऐसे देंगे, लेकिन नहीं रोक सकता जबकि वो रोक रहा है। इस दफ़ा भारत ने तो वॉर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है तास सिंध मुआहदे को मुअत्तल करके। ये पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये हमारी रेड लाइन होगी, मेरा रेड लाइन है। मुझे कोई शक नहीं है और मेरी अपनी सोच कहती है कि अगर पुश कम्स टू शव, पाकिस्तान वुड नॉट इवन हेजिटेट टू यूज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। मतलब ये ठीक है अगर डिटरेंस, क्योंकि हमारे डिटरेंस का एक बहुत बड़ा ये भी है कि भारत कभी भी जो है पानी पाकिस्तान का नहीं रोकेगा। ये हमारे ऑफिशियल डिटरेंस का एक हिस्सा है जी। हमारा डिटरेंस इस बात जो है, अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं तो उसमें एक ये भी है क्योंकि हमारी सर्वाइवल का मसला है ना। बिल्कुल। अगर पानी नहीं आता तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हमारा एक जो है, भारत को ये होशियार रहना चाहिए, 10 मरतबा 100 मरतबा सोचना चाहिए कि पानी को बंद करने का मतलब क्या है, या पानी को कम जो फ्लो है उसको भी कम करने का मतलब भी क्या है। सही। अगर 133 मिलियन एकड़ फीट से एक कतरा भी कम हो गया तो फिर भारत को ख्याल रखना चाहिए। और अगर यहाँ पे पानी नहीं बहता इन दरियाओं में तो फिर खून तो बहेगा, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास उसका इलाज नहीं है। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स और नस्ल जो है हमने सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए, उसका कुछ इस्तेमाल का अगर वक्त आया तो वो इस्तेमाल भी होंगे। तो भारत को ये ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये भी भारत को ख्याल रखना चाहिए कि ये जो सिंध तास मुआहिदा उसने ख़त्म किया है, एक तो चलिए बाकी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन कुछ तनसीबात ऐसी हैं जो सिंध तास मुआहिदे से मुताल्लिक़ हैं, तो पाकिस्तान उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सिंध तास मुआहिदा अगर मुअत्तल रहता है और मीनवाइल भारत जो है कोई कार्रवाई करता है, जो करेगा वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। देखिए ना, पुलवामा का वाक़या हुआ था 14 फरवरी को। हाँ जी। और बालाकोट का वाक़या हुआ था 26 फरवरी को, यानी 12 दिनों के बाद भारत ने वो कार्रवाई की थी। इसी तरह उड़ी का वाक़या हुआ था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 18 या 19 सितंबर को, और भारत ने कार्रवाई जो सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी वो की थी 28 सितंबर को। तो भारत का रिकॉर्ड क्लियर है कि 8 से 10 से 12 दिन लेते हैं कोई कार्रवाई करने पे। अगर उसी पैटर्न को रखा जाए तो ये 22 अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2 या कम या 2 इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। इस वक्त तो देखिए ना, लेकिन अगर भारत ने कोई कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ तो आई कैन एश्योर यू कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी सिंध तास मुआहिदे के कॉन्टेक्स्ट ही में ऐसी तनसीबात को टारगेट करना है कि भारत याद रखेगा कि क्या होता है पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आपने कहा है कि ईरान जो है वो अपनी बारी भुगत चुका है, अगली बारी पाकिस्तान की है। असल में मेरा पिछला सवाल जो है पाकिस्तान अगले और उसके जरा सा बात मैं बताता हूँ उसके भी क्या सोच रहे हैं। देखें, इसके बाद अरब की बारी है, ईरान का अरब की बारी, क्योंकि पाकिस्तान की जो जंग है ना वो है। देखें, अब मैं आपको जरा सा पूरी तरतीब बताता हूँ, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, फिर आप उसके बाद जो सवाल चाहे कर लीजिए। जी। मदीना जिस वक्त वीरान होगा तो मदीना रहने के काबिल नहीं होगा। कि जो पाकिस्तान के ऊपर अभी हमला हुआ था, इंडिया ने अकेले ने नहीं किया था, इजराइल और इंडिया ने मिलकर किया था।
और अगला जो हमला प्लान हो रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल और इंडिया उस प्लानिंग में शरीक हैं। क्या आप मेरी इस थ्योरी से एग्री करते हैं कि अगस्त के एंड में पाकिस्तानी फोर्सेस को चौकन्ना रहना पड़ेगा, ये दोनों अय्यार मक्कार दुश्मन दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर तैयार हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, वार करने के लिए? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि एक तो ये चीज़ है कि एक हिस्ट्री है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बताऊं कि नक्सिस जो है गठजोड़ है हनूत और यहूद का जो है, ये आज से नहीं, ये बहुत पुराना है। अभी तो इंडिया एंड मोदी एक प्रॉक्सी बन गए हैं इजराइल के। राइट फ्रॉम देखें कि 65-71 वार में भी इनके साथ रहे। 1984 में जब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हो रहा था तो उस वक्त मोसाद की कोशिशें थी, हमारे साइंटिस्ट को उन्होंने थ्रेट भी किया, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी की गई थी। 1986 में अगर आपको याद हो, पहली दफ़ा वहाँ से प्लान हुआ था अहमदाबाद गुजरात से, इंडिया और इजराइल ने मिलकर पाकिस्तान पे काहोटा पे स्ट्राइक्स करनी थी। काहोटा का एक रेप्लिका बनाया गया था नेगेव डेजर्ट में, वहाँ पे वेस्टर्स की गई थी, लेकिन पाकिस्तान को टाइमली पता चल गया था, वो नहीं हो सका। फिर देखें कि जो 1998 आपके एटॉमिक एक्सप्लोजन से पहले अगेन प्लान बन गया था फिर स्ट्राइक करने का, इट वाज अगेन जॉइंट ऑपरेशन होना था, वो भी पाकिस्तान को इतला मिल गई थी। वो असल में इराक के ऊपर कर चुके थे ना उस वक्त, तो इराक के ऊपर सक्सेसफुल हुए थे, तो उनका ख्याल था यहाँ पे भी हो जाएंगे। जहाँ कहा है मुझे उसका पैगाम भी आया है कि जी तुम ये गुफ्तगू बंद करो जो है। अच्छा, हाँ, मुझे उसका पैगाम भी आया है। नहीं, जिसका भी आया है, तो लेकिन ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है तुम बंद करो, ताकि पार्लियामेंट में बुलाया जाएगा, वो बुलाया जाएगा। तो हम भी धमकी में इस बयान आया है। फिर 2019 में बालाकोट के बाद राजस्थान से जामनगर से फिर स्ट्राइक्स करनी थी उन्होंने, वहां पे वो भी पाकिस्तान को पता चल गया था। और जहां पे अभी आप देखें कि जो है कि जो स्मार्ट फेंस लगी है अक्रॉस द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर में, वो इजराइल ने इनको दी हुई है, जिससे नेगोशिएट कोई आता है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। फिर देखें बालाकोट में जो स्ट्राइक्स हुई थी उसमें जो स्पाइस 2000 थे वो इजराइल ने दिए हुए थे, वो इजरायली थे। और इसके अलावा आप देख लें कि अभी जितने भी अभी रिसेंटली हेरोप मिसाइल जो ड्रोन था वो इजरायली था। जी हाँ, सर्वेलेंस सिस्टम 2.39 बिलियन के ड्रोन्स और इक्विपमेंट इंडिया ने पिछले एक डेकेड में वहाँ इजराइल से खरीदे हैं। सो इनका एक नेक्सस रहा है थ्रू आउट टू पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन अभी आप देखें कि जी रिसेंट अभी डेवलपमेंट जो हुई है, जिस तरीके से विदाउट नो वार्निंग वारफेयर हुई है अगेंस्ट ईरान, तो उसका ये रेप्लिका चाहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान कि जिस तरीके से इजराइल ने किया है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि नेक्सस अब फ्यूचर में जो भी स्ट्राइक्स होंगी वो मिलके करेंगे। और आपको याद हो अब रिसेंटली भी 15 से 20 इजरायली थे और स्पॉटेड इन श्रीनगर में ये पहुंचे हुए थे, वहाँ टेक्निकल सपोर्ट ये दे रहे थे। सो लाइकली है कि फ्यूचर में ये होगा। और लेकिन इसमें यह है कि नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके लिए हालात चाहिए, ग्राउंड में सिचुएशन ऐसी हो, कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करे, कोई ऐसी एक्टिविटी करे, क्योंकि एट प्रेजेंट दुनिया भर में पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है। यूनाइटेड स्टेट्स आपके साथ है, वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एडमायर कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को एडमायर कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल में नियर फ्यूचर में नहीं, बट वी कैन नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। जिस तरह उन्होंने कहा है कि ये पाज है, तो इसका मतलब है किसी वक्त तो कुछ हो सकता है, मे बी 6 मंथ, मे बी 1 साल। इसी तरह की खबरें हिंदुस्तान से आ रही हैं कि हिंदुस्तान जो है बाकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। पहले लोगों की पेशन गोई थी, अंदाज़ा था कि अक्टूबर के आखिर में यह हमला मुतवक्के है, क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होने हैं। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। और उसके कई तरीक़ाकार होंगे। उनका ये ख्याल है कि मानसून शुरू हुई होंगी और वो एकदम से पानी खोल देंगे सारे का सारा। तो आपको पता है मानसून में जब पानी खोला जाता है तो यहाँ पे सैलाब होता है और फ़ौज जो है वो हमारी पूरी की पूरी फ्लड रेस्क्यू में लग जाती है, लोगों को निकालने के लिए, बचाने के लिए, अमलाक को भी बचाने के लिए। तो उनका ख्याल है कि वो टाइम आइडियल टाइम है कि जिस वक्त तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकें। इस बार ही उनका ख्याल है कि वो हमला करेंगे ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ। जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो गज़वा हिंद का आगाज जो है वो भी इसी इलाके से, ये जो हमारा केपी का इलाका है और अफगानिस्तान का। नहीं,
गज़वा हिंद में तो दुनिया शामिल होगी ना। जी जी जी। बहुत हदीस ये कहती है कि गज़वा हिंद जो है उसमें होगा ये कि एक बादशाह खुरासान से लश्कर रवाना करेगा। जी जी। क्योंकि बाद इंडिया ने हमला कर देना जब आर्मी जंग शुरू होनी है, आपकी भी जंग शुरू होगी। सही। तो वो जंग में वो लश्कर जहां आएगा, यहां से वो हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ेगा, खजानों को ले जाएगा और बैतुल मक़दस में सजा दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में नहीं सजने, सही, बैतुल मक़दस में सजने वहां जाके। इस दौरान यूरोप में ये होगा कि यूरोप आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 80 झंडे के नीचे, हर झंडे के नीचे 12,000 फौजी होंगे, 9,60,000 की फौज आएगी हमला करते हुए, क्योंकि इमाम महदी एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो वहां से जब वो आएगी तो तुर्की फतह कर लेगी। तुर्की को फतह करते करते हलब के सामने आमाक के मैदान में उनकी लड़ाई होगी। उस लड़ाई को जब मुसलमान फतह करेंगे, करते हुए जब तुर्की को फतह करेंगे तो फिर दज्जाल जो है वो जंजीरें तोड़ के निकलेगा, खुद आएगा मुकाबले में। आपने कहा है कि ईरान जो है वो अपनी बारी भुगत चुका है, अगली बारी पाकिस्तान की है। असल में मेरा पिछला सवाल जो है पाकिस्तान अगले और उसके जरा सा बात मैं बताता हूँ उसके भी क्या सोच है। देखें, इसके बाद अरब की बारी है, ईरान का अरब की बारी, क्योंकि पाकिस्तान की जो जंग है ना वो है। देखें, अब मैं आपको जरा सा पूरी तरतीब बताता हूँ, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, फिर आप उसके बाद जो सवाल चाहे कर लीजिए। जी जी। मदीना जिस वक्त वीरान होगा तो मदीना रहने के काबिल नहीं होगा। 80% अवाम नेगेटिव है। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि मोबाइल तो देहातों में भी पहुंच चुका है, अब तो गांव देहात के लोग भी मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल में टिकटॉक बनाई जा रही है हमारी अवाम। ईरान के पार्लियामेंट के मेंबर्स ने वहां पर नारे लगाए, शुक्रिया शुक्रिया, कि जय हिंद का नारा लगाया है। इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का। और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो सबसे बड़ी फैक्ट्री बनी है, ये इंडिया की जो हेलीकॉप्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंडिजिनियसली मीट करेगा। मैं उनके सामने, यकीन कीजिए, मेरा सर नहीं उठ रहा था, मेरा सर शर्म से झुका हुआ था। ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। मिथ्स उड़ा के रख दी वक्त, बदले हुए वक्त ने। तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया भारत। कश्मीर का जो राजा था कोई मुझे माई का लाल, ये डोगरा था या जो भी था, कोई मुझे माई का लाल ये हिस्ट्री में जवाब दे कि उन्होंने उसने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया था। उसने जब किया ही नहीं था तो फिर क्यों मसला बनाते हैं? इनका मसला बनाने का हक नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों ईरान के अंदर अच्छी खासी चर्चा चली इंडिया को लेकर, और इंडिया को ये भी बताया गया कि भाई, मतलब इंडिया के बारे में बोला गया, उसके बाद कई सारे ट्वीट्स किए गए, जय हिंद, इंडिया ने जो हमें मदद की उसके लिए शुक्रिया। लेकिन ये जो चीज़ है ना, वो मतलब पाकिस्तान को इसलिए खटकती है क्योंकि उसके पास एक तो पास वाला कंट्री है, दूसरा शिया सुन्नी वाली मैटर है कि वो जो है वो शिया है ईरान वाले जो मुस्लिम से, और पाकिस्तान खुद को सुन्नी काउंट करता है। देखिए, अगर यूएस के सैंक्शंस नहीं होते या फिर यूएस के ईरान के साथ रिलेशन अच्छे होते ना, तो ईरान जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी भाव ना देता। अगर मान लीजिए सैंक्शंस ना होते और यूएस के साथ रिलेशन अच्छे ना होते, ठीक है, रिलेशन छोड़ दीजिए अमेरिका के साथ, सैंक्शंस ना होते, तो इंडिया और ईरान के रिलेशंस इतने बढ़िया होते कि ईरान को और कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। इंडिया उससे ही इतना ऑयल परचेज कर लेता और पाकिस्तान को आसपास भी नहीं भटकने देता। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ईरान पाकिस्तान से नज़दीक है इसीलिए बढ़ाता है क्योंकि फिर उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। क्योंकि देखिए, इंडिया सैंक्शंस जो लगाए हैं यूएस ने, तो इसीलिए इंडिया ऑयल परचेज नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल भी बजा रहा है, यूएस भी इजराइल के साथ है, तो ऐसे में उसके पास ऑप्शन बचता नहीं है। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। ईरान के पार्लियामेंट के मेंबर्स ने वहां पर नारे लगाए, शुक्रिया शुक्रिया, और ये ऐसा मंजर बना, एक ऐसा मंजर है कि जो हम सोच नहीं सकते कि एक इस्लामी मुल्क के साथ खड़ा। आमतौर पर जब जंगें होती हैं तो आपको पता भी लग जाता है कि कौन सा आपका दोस्त है, कौन सा आपका दुश्मन है या हकीकी दोस्त है। भारत ने मजम्मत भी नहीं की जो ईरान के ऊपर हमले किए गए थे, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया था। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान का अगर आप रद्द-ए-अमल देखें तो पाकिस्तान ने पहले दिन से खुलकर
मजम्मत की थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस मामले को उठाया था। पाकिस्तान क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और जो ईरान के मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने पाकिस्तान, रशिया और चीन का शुक्रिया भी अदा किया था कि असूली तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान, रशिया और चीन ने ईरान का साथ दिया। लेकिन इसके बावजूद ये जो मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ईरान का डिप्लोमेटिक मिशन या एम्बेसी है नई दिल्ली के अंदर, इनका ये एक्स ऑफिशियल हैंडल है। इन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहाँ की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। और उसमें जो क्रक्स उन्होंने दिखाया है कि आखिर में उन्होंने इस एम्बेसी की जो स्टेटमेंट है कि जय हिंद का नारा लगाया है। ईरान की जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसने, जो उनके बकौल भारत ने, भारत के अवाम ने इस मुश्किल घड़ी में ईरान की सपोर्ट की है। अब ये बड़ी एक हैरान कुन बात है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल मीडिया देख लें, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, बिल्कुल भी मेरे ख्याल में 1-2% शायद लोग सपोर्ट कर रहे थे, अदरवाइज मुकम्मल तौर पर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे ईरान के खिलाफ। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान का मवाजना करें तो पाकिस्तान में आई थिंक मोर देन 95% ईरान को, बावजूद जो भी हमारे इख्तलाफात हों, ताल्लुकात में अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव रहा हो, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान का साथ दिया। लेकिन उसके बावजूद जो ईरान की एम्बेसी है दिल्ली में, वो जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि ईरान, जिस तरह पाकिस्तान या कोई भी एक सॉवरन मुल्क है, उसका इख्तियार है कि वो अपने जो ताल्लुकात हैं वो मेंटेन करे किसी मुल्क के साथ भी, और ईरान और भारत के एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। लेकिन यही यहाँ पर अहम नुक्ता है जब पाकिस्तान के हवाले से लोग एतराज़ करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी पर कि आखिर हम क्यों अमेरिका के साथ इंगेज कर रहे थे, कि कैसे मौके के ऊपर जब अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ इन हमलों में बाकायदा तौर पर शरीक था, तो उनको समझ जाना चाहिए कि जैसे ईरान, बावजूद उसके कि ये इतलात आ रही हैं कि इस सारी लड़ाई के दौरान जो भारत है उसने ईरान के ख़िलाफ़ काम किया, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो आज भी जय हिंद के नारे लगा रहा है, और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड खुलकर उनको सपोर्ट भी किया है ईरान को। तो इसी तरह से ये पाकिस्तान भी फिर हक महफूज रखता है कि जो उसके इंटरेस्ट में बेहतर है। ठीक है, ईरान को हम सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अगर उसके लिए मगरब के साथ या अमेरिका के साथ हम इंगेजमेंट रखें तो ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि सिर्फ ईरान के कहने के ऊपर हमने बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात को डिटर्मिन नहीं करना। और यही जो मैसेज है वो ईरान भी आपको दे रहा है, ईरान की एम्बेसी भी दे रही है कि किस तरीके से सब कुछ सामने उनके होते हुए भी वो जय हिंद के वहाँ पर नारे लगा रहे हैं। ईरान है, ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। ईरान है, ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। वहाँ पर भारत के जो लोग हैं उनको थैंक किया है। भारत के अंदर इन्होंने बोला कि भारत खड़ा रहा हमारे साथ, ये सारी बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका जो यहाँ पर जो हो रहा है भारत और ईरान के बीच में, और दूसरी तरफ से यूएसए हमें सैंक्शन करना चाहता है 500% के ऊपर, और ये बिल पेश हो चुका है। 80 से ज़्यादा लोग, गवर्नमेंट के, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके लोगों ने साइन किया है कि यस, भारत शुड बी सैंक्शनड, यानी कि समथिंग हिस्टोरिक इज हैपनिंग राइट बिफोर आवर आइज। एक साइड पर देखिए आप, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स का सेनेट वो प्रिपेयर कर रहा है पनिश करने के लिए भारत को। क्यों? क्योंकि भारत राइज कर रहा है, और पनिश भी इसलिए क्योंकि हम उनके नीचे, उनके सामने हम झुकते नहीं हैं। उन्होंने बोला रशिया से तेल मत खरीदिए, तो हमें उसी वक्त बंद कर देना चाहिए। लेकिन अमेरिका को यह नहीं मालूम कि ये राहुल गांधी की सरकार नहीं है जो बूट पॉलिश करते हैं अमेरिकन के जाकर, और छुप छुप कर मिलकर भी आते हैं। मोदी जी जाते हैं धड़ल्ले से और बता के जाते हैं मैं अमेरिका जा रहा हूं मिलने के लिए, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह पे बोलते हैं मैं नहीं आऊंगा तेरे इन्विटेशन के ऊपर। ही डिड नॉट गो। ये हिम्मत कभी आपने राहुल गांधी के अंदर देखी है, जो अभी सोरोस के बेटे की शादी पे वहां पे नाचता हुआ और शगन इकट्ठे करता हुआ दिखाई दिया आपको, सिर्फ इसलिए कि भारत झुकता नहीं है अमेरिका के सामने। हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया क्योंकि हमारी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको अगर सस्ता तेल मिल रहा है और हम अपनी कंट्री को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें अमेरिका को दर्द क्यों हो रही है? दर्द इसलिए भी हो रही है कि अब ग्लोबल साउथ में 135 कंट्री ऐसे हैं जो मोदी जी को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने बोल दिया यू आर द लीडर ऑफ 135 ग्लोबल साउथ कंट्रीज, और ऊपर से एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के दूसरी तरफ आपको ईरान दिखता है, जो 12 दिन के युद्ध के बाद जो उसने इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ा, उसने थैंक करना शुरू कर दिया भारत को।
और अपना जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मैसेज है उसके एंड में लिखा एक सेक्रेड वर्ड्स जो भारत के अंदर बैठे हुए मुसलमान नहीं बोलते। उन्होंने लिख दिया जय हिंद, जय ईरान, जय हिंद। लेट दैट सिंक इन। आई होप जो भारत में मुसलमान बैठे हैं, ये 20 करोड़ जिहादी, उनको समझ आएगा कि आप जिसको फॉलो करते हैं ये पर्शियन वाले, पर्शियन मीन्स ईरान, उन्होंने जय हिंद बोलना शुरू कर दिया। ईरान सैल्यूट कर रहा है इंडिया को और अमेरिका टारगेट कर रहा है इंडिया को। और फाइनली दुनिया को पता लगना शुरू हो गया कि भारत की रिस्पेक्ट कौन करता है और भारत की राइट से डरता कौन है। अब देखते हैं कि ये किया किसने यूएसए के अंदर। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किया है? जी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बंदा है लिंडसे ग्रैहम, इनफेमस है, वो वॉर मॉन्गरर है, जहां पर भी युद्ध होगा वहां पहुंच जाता है। अभी अभी रिसेंटली यूक्रेन भी होकर आया है। उसने वॉशिंगटन में क्या बोल दिया, उसने एक सेनेट के अंदर एक बिल डाला है S-1241 को स्पॉन्सर्ड बाय 84 सेनेटर्स कि भारत को सैंक्शन कीजिए क्योंकि वो तेल खरीद रहे हैं रशिया से। और स्पॉटलाइट क्या है? ना टर्की है, ना हंगरी है, ना जर्मनी है, ना चाइना है, कोई भी नहीं है। बिल स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है इंडिया को। चाइना का नाम लिया है उसके अंदर, लेकिन वी आर बीइंग कॉल्ड आउट फॉर बाइंग रशियन ऑयल। भाई चाइना भी रशिया से तेल खरीदता है, उसको नहीं बोला, हमें बोला है। और हमने आज तक किसी को इन्वेट नहीं किया, हमने इजराइल की तरह जाके ठोका नहीं है ईरान को। भाई पाकिस्तान को ठोका था, वो हमारा राइट है। हमने किसी के ऊपर बिना बात पे बॉम्ब नहीं फेंका, हमने किसी को आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं दिए, हमने टेररिस्ट को कभी सपोर्ट नहीं किया पूरी दुनिया में, जैसे अमेरिका करता है, पाकिस्तान करता है, ईरान करता है, प्रॉक्सीज खड़े किए हैं। हमने क्या किया? सिर्फ एक काम, हमने अफोर्डेबल तेल खरीदा है अपने दोस्त से, दुश्मन से भी नहीं खरीदा नहीं है, अपना दोस्त है हमारा। रशिया हमारा हमेशा से खड़ा रहा जब भी हमें जरूरत पड़ी। और हमने अपने कंट्री के अंदर ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, जैसे कि वेस्ट चाहता था कि दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़े, हमने नहीं होने दिया। सारी दुनिया के अगेंस्ट जाकर हम अपने दोस्त के साथ खड़े भी हुए और हमने अपने देश को बचाया भी। इसीलिए तो ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पालते हैं, क्योंकि अगर आपसे ये बोल दिया कि भैया आप इंडिया से लड़ो तो इनके प्लॉट कौन संभालेगा। हम उम्मा के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना। डोनाल्ड ट्रंप को ना तो उन्होंने फील्ड मार्शल कहा, ना उन्हें आसिम मुनीर साहब का नाम याद था, बल्कि वो नाम याद करना चाह रहे थे, उन्हें वो याद नहीं था। अंदाजा लगाइए कि वो सारे पाक फौज के ऑफिसर्स जो सरहदों पे खड़ा है जान देने के लिए, मुल्क के दिफा के लिए, उसके खून को किसने बेचा है? आसिम मुनीर साहब का उन्हें नाम भी याद नहीं था, नरेंद्र मोदी का उन्हें नाम याद था और मोदी की उन्होंने 3 तारीफें की उसी लम्हे। पाकिस्तानी है तमाशबीन टाइप लोग, तो दुनिया कम तमाशबीन नहीं है भाई। वही है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक हंगामा हो गया और मोदी मोदी हो रहा है पार्लियामेंट में। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हर बंदा मोदी की बात करता नजर आ रहा है और तकरीरें हुई हैं और स्पीचेस हुई हैं और बहुत जज्बाती तकरीरें हुई हैं। और इन स्पीचेस में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि तुम मोदी से खौफजदा हो। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर 2 मुद्दों पर बात हो रही है। एक तो मुद्दा है कि भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मोदी मोदी हो रहा है और पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट में जो सभ्य है, जो उनके सदस्य है, अब उनका कहना ये है कि भाई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है वो डरता है बिकॉज उनको नहीं पता कि मोदी कब क्या कर देगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई इंडिया पहली बार ऐसी कुछ चीज़ें कर रहा है, चाहे वो उरी वाली बात हो, चाहे मतलब वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो। मतलब अगर इंडिया के अंदर अगर आप नुकसान पहुंचाने की ट्राई करते हो तो उसके बाद उसके रिजल्ट भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और यही बात यहाँ पर है कि भाई इसीलिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री डरता है। चलो वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और बात हो रही है कि पिछले दिनों आसिम मुनीर जो था वो यूएस की विजिट पर गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने जब उसको ग्रीट किया तो उसको उसका नाम भी याद नहीं था। मतलब ऐसा होना, ज़रा सोचिए आप कि अगर कोई बंदा आपको ग्रीट कर रहा है तो आपका नाम ही उसको ना पता हो तो कितनी भारी बेइज्जती लगेगी आपको। हालांकि पाकिस्तान के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बेइज्जती तो होती रहती है उनकी हर कुछ न कुछ समय पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा सा गलत रिपोर्ट कर रहा है और रिपोर्ट करते हुए इसमें लिख रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने। नहीं,
डोनाल्ड ट्रंप को ना तो उन्होंने फील्ड मार्शल कहा, ना उन्हें आसिम मुनीर साहब का नाम याद था, बल्कि वो नाम याद करना चाह रहे थे, उन्हें वो याद नहीं था। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मैं एक पाकिस्तानी जर्नल से मिला, वो जर्नल मुझे पिछले हफ्ते मिला था, और साथ उन्होंने उनके लिए जो है वो कहा कि मुतासिर कुन शख्स है। ये उन्होंने आसिम मुनीर साहब के लिए कहा। देखें, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की वजह से उनकी इज्जत है। इस सीट के ऊपर कोई और होता तो उसकी भी यही इज्जत होती है। लेकिन यहां पे खास तौर पे जब मोदी का जिक्र किया इसी जुमले में अगले सांस में डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि मोदी मेरा दोस्त भी है, मोदी एक ग्रेट इंसान है, और मोदी की 3 तारीफें की उन्होंने। आसिम मुनीर साहब का उन्हें नाम भी याद नहीं था, नरेंद्र मोदी का उन्हें नाम याद था, और मोदी की उन्होंने 3 तारीफें की उसी लम्हे। जंग बंद ना की जाए। आजकल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गेम बहुत उठाई हुई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि अमन का नोबेल प्राइज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए, उनकी ख्वाहिश है, और उसके लिए जो है वो एक ग्राउंड बनाई भी जा रही है। लेकिन नाज़रीन, जब से दुनिया बनी है ना, एक बात तो बड़ी पक्की है, अब तारीख उठा के पढ़ लें कि बात हमेशा ताकतवर की सुनी जाती है, ताकतवर की गलत बात भी बाद औक़ात बड़े गौर से सुनी जाती है। मिसाल के तौर पे जंगबंदी जब करवाई गई अमेरिका की जानिब से, बेशक वो एक ताकतवर मुल्क है, तो रूस की और यूक्रेन की जंगबंदी करवाई गई जहां पे दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। पाकिस्तान की और इंडिया की जंगबंदी करवाई गई जहां पे दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। वही है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक हंगामा हो गया और मोदी हो रहा है पार्लियामेंट में। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हर बंदा मोदी की बात करता नजर आ रहा है, और तकरीरें हुई हैं और स्पीचेस हुई हैं और बहुत जज्बाती तकरीरें हुई हैं। और इन स्पीचेस में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि तुम मोदी से खौफजदा हो, तुम मोदी का नाम लेते हुए डरते हो। और जैसे मैंने कहा, मोदी हो गई है, अश्ते हो गई मोदी। वो जो नारे लगते हैं ना इलेक्शन में, वही हाल हुआ है। यार ये वही हाल हुआ है। हम कह देते हैं तो ऐसे ही आपको बुरा लगता है, हम कहेंगे तो शिकायत होगी कि जालिमो मोदी आ गया है। लेकिन जालिमो मोदी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी आ गया है। मोदी साहब का नाम ले लेके जो तकरीरें हुई हैं, सर मैं आपको सुनवाई देती हूँ। एक पार्लियामेंटेरियंस खड़े हुए स्पीच करने के लिए, उन्होंने कहा आज नहीं मैंने छोड़ना, आज मैंने सारे कसर पूरी करनी है। उनका ये प्राइम मिनिस्टर जो है ना, ये कवर्ड है आपके, ये बुज़दिल हैं, और ये मोदी का नाम लेते हुए डरते हैं। नाम क्यों नहीं लेते? ये जरा सुन लिए, आपने गुनहगार कानों से सुने। आप, मैं अपने गुनहगार कानों से सुन चुकी हूँ, अब आप अपने गुनहगार कानों से सुने कि ये पार्लियामेंट में हुआ क्या है। जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो, तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी तो हमसे तवक्को रखता है कि उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला। जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या? सुनिए जी, ऐसी जज्बाती तकरीरें हुई हैं। वो कह रहे हैं कि आपके लीडर और आपके प्राइम मिनिस्टर ये मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे? ये जो कुछ हो रहा है हमारे ऊपर, जो ताबड़तोड़ बारिश हुई है मिसाइलों की और ड्रोनों की, और जो हाल हुआ है, ईंट से ईंट बजी है, उस पर आप नाम क्यों नहीं ले रहे? डरते हैं आप मोदी का नाम लेते हुए? नहीं मुझे नहीं पता। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को मैं नहीं समझती कि वो ऐसी कोई बात है। वो बड़े बहादुर इंसान है। वो हो सकता है कि मोदी साहब का नाम उनको भूल गया हो। भाई ऐसा भी तो होता है, दिमाग से नाम निकल जाता है। ऐसे ये बिला वजह नाराज हो रही है, मैं नहीं समझती कि इनको नाराज होने की जरूरत बनती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं हुआ, बात यह है कि सिर्फ पार्लियामेंट में मोदी नहीं हुआ, बल्कि और भी जगहों पर हुआ है। अब एक तो ये बात कि जो ख्वाजा आसिफ हैं उनके पीछे सब पड़ गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है ना ख्वाजा आसिफ, सबके सब पांव धोकर उनके पीछे पड़ गए, हाथ पांव धोकर उनके पीछे पड़ गए कि आप क्यों सच बोल रहे हैं, आपको क्या पड़ी है सच बोलने की। आप जहां जाते हैं जाके सच बोल के आ जाते हैं, और फिर संभालना हमें पड़ता है, सुनना हमें पड़ता है। आपको पता है ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने पहले ये कह दिया उसको इंटरव्यू देते हुए CNN को कि ये जो है ये सिंस डेकेड्स अमेरिकी है। जी हां, एक खुफिया रिपोर्ट जो सामने आई है और बता रही है कि पाकिस्तान के और बुरे दिन आने वाले हैं। दरअसल एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है तो बताती है वो खुफिया रिपोर्ट कि पाकिस्तान पर अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और तो और अमेरिका पाकिस्तान को
अपने दुश्मन देश की श्रेणी में डाल सकता है। आप कहेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो जो उन्होंने खुद से सेल्फ नॉमिनेटेड फील्ड मार्शल बने हैं, आसिम मुनीर, जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उनको खाना खिला रहे थे ट्रंप अपने व्हाइट हाउस में, उनसे मुलाकात की उन्होंने हाल के दिनों में। तो लेकिन वो तो देखिए, पाकिस्तान तो सौदेबाजी करता है, उसी की तरह व्यवहार अमेरिका रखता है कि काम से मतलब है, इस बार काम निकल रहा है दोस्त है, अगली बार काम नहीं निकलेगा तो दुश्मन हो। ट्रंप का व्यवहार तो आप जानते हैं। तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान पर कार्रवाई करने से नहीं चुकेगा। ऐसा क्यों होगा, क्या परिस्थिति है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस खुफिया रिपोर्ट से जो अमेरिकी अधिकारी के हवाले से तैयार की गई है कि पाकिस्तान एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को निशाना बना सकता है, अमेरिका तक पहुंच रख सकता है मारने के लिए। वैसी मिसाइल तैयार कर रहा है। आईसीबीएम के जैसी ये मिसाइल जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। इसको लेकर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट बहुत कुछ बताती है। आपको जानकारी दे दें कि जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसके मुताबिक पाकिस्तान गुपचुप करके, खुलेआम नहीं, गुपचुप करके एक आईसीबीएम डेवलप कर रहा है जिसे हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। यह सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है। यह रिपोर्ट प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में भी छपी है और इसमें कहा गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन के समर्थन से अपने परमाणु शस्त्रागार को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान भारत के हाथों पिट गया। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार करता है दोस्तों, तो अमेरिका उसे परमाणु दुश्मन के रूप में घोषित करने पर मजबूर हो जाएगा। परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए खतरा या विरोधी माना जाता है, उसे परमाणु विरोधी घोषित किया जाता है। वर्तमान में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का विरोधी माना गया है। अमेरिका में ये जो रिपोर्ट है उसमें खुफिया अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना लेता है जो अमेरिका तक पहुंच सकता है, तो वॉशिंगटन के पास उसे परमाणु शत्रु मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक नॉन ट्रस्टेड स्टेट है, एक ऐसा देश जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। ऐसा कोई देश जो अमेरिका तक मार करने वाली आईसीबीएम रखता है वो अमेरिका का दोस्त नहीं हो सकता, यह माना जाता है। पाकिस्तान लंबे वक्त से जो है कहता आ रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम सिर्फ भारत को रोकने के लिए है। अब तक वो सिर्फ छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों पर फोकस करता रहा। पाकिस्तान के फिलहाल कोई भी आईसीबीएम नहीं है। साल 2022 में उसने शाहीन 3 नाम की एक मिसाइल का परीक्षण किया। उसकी मारक क्षमता 2700 किलोमीटर बताई गई, जिससे भारत के कई शहर उसकी पहुंच में आ गए। अब आईसीबीएम कितनी खतरनाक होती है ये भी थोड़ा आप समझ लीजिए कि क्यों इसको लेकर अमेरिका भी थ्रेटन महसूस कर रहा है। तो दरअसल ये अंतर महाद्वीप इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हम कहते हैं, और परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के ये वॉरहेड्स जो हैं वो साथ में कैरी कर सकता है। ये लगभग 5500 किलोमीटर तक की से अधिक की दूरी तक के लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान का दावा है कि वर्तमान में उसके पास कोई भी आईसीबीएम नहीं है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके पास अभी नहीं है। एच पर पाकिस्तान, कागजो। अगर पाकिस्तान आईसीबीएम बनाता है तो इसका उद्देश्य अमेरिका को यह मैसेज देना होगा कि वो पाकिस्तान के परमाणु हथियार को नष्ट करने की कोशिश ना करे। अगर भारत पाकिस्तान के बीच फिर तनाव बढ़ा तो अमेरिका भारत का पक्ष लेकर हस्तक्षेप भी ना करे। तो एक तरीके से नेगोशिएशन पावर पाकिस्तान जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लगातार। और किसके मार्फत से ये सब कुछ हो रहा है? उसके ऑल सीजन फ्रेंड चाइना के सौजन्य से, क्योंकि बिना चाइना के अगर हम पाकिस्तान को देखें, माइनस करें, तो उसकी हालत जो है वो वैसी होगी कि उसके कटोरे में सिर्फ और सिर्फ आपको चिल्लर नजर आएगा। नोट भूल जाइए। तो नोट तो चीन डालता है। खैर, अमेरिका को ये थ्रेट लग रहा है, और यही वजह है कि उसकी जो खुफिया रिपोर्ट है जो उसके फॉरेन मैगजीन में भी छपी है, उसमें भी इस बात का इशारा किया गया है कि अमेरिका इस बात से परेशान है कहीं ना कहीं। तो मुनीर के साथ क्या बातचीत हुई है इसका कोई बहुत विस्तृत ब्यौरा नहीं आया है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अमेरिका जो है वो सीधे डील कर रहा है पाकिस्तान को, ये जानते हुए कि पाकिस्तान में कौन ताकतवर है। वहां पर भले ही एक लोकतांत्रिक सरकार बैठी हुई है, लेकिन उसके चुने हुए पीएम से नाम मिलकर सीधे आर्मी चीफ से ट्रंप का मिलना यह बताता है कि अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान में काम कहां से होगा। और लगातार
अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ कई तरह के निगोशिएशंस कर रहा है। पाकिस्तान को लेकर यह भी माना गया कि उसने हाल के दिनों में ईरान को लेकर कई चीजें कॉम्प्रोमाइज की हैं और इस वजह से अमेरिका थोड़ा उस पर दरिया दिल हुआ है और यही वजह है कि वो खाने के टेबल पे बैठने का उसे मौका भी मिला।